हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 1 के कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल बचेगा वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके न्यूमेरिकल का नंबर डाल दीजिएगा। जैसे 5वां न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा, 6ठा नहीं आ रहा, 7वां नहीं आ रहा, जो भी आपको नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, उसको जो है हम फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले अगर हम पूरी थ्योरी और डेरिवेशन को देखें तो आपका एक छोटा सा डेरिवेशन जो है बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग उस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन कौन सा हमारा बचा हुआ है? गॉस की प्रमेय की सहायता से कोई समतल, ठीक है, अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक आपका छोटा सा डेरिवेशन बचा हुआ। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए, फिर न्यूमेरिकल देखा जाए। तो हेडिंग डालिए, गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण, समतल आवेशित चादर लिखिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समतल आवेशित, और कैसी आवेशित है? एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक, ठीक है, समतल विस्तार का अनंत चादर है, ठीक है। इस तरीके से ये हमने मान लिया चादर, ये एक समान रूप से क्या है? आवेशित, ठीक है, ये एक समान रूप से आवेशित है। अब इस चादर के कारण हमें मान लेते हैं r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी होती है उस बिंदु को कंसीडर करते हुए हम एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं या ऐसे गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं कि जिससे जो है ये जो हमारा समतल चादर ये भी पूरी तरीके से कवर हो जाए और वो पॉइंट यानी कि वो बिंदु जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो भी कवर हो जाए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट यहाँ P है, यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो अब अगर ये समतल चादर देखिए ऐसे इस तरीके से मानिए, तो यहाँ से r दूरी पर है तो इधर से भी तो r दूरी पर कोई बिंदु P होगा, तो इधर से r दूरी पर मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, एक बिंदु इधर। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से r दूरी पर, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? r है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। डिस्टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। डिस्टेंस से वैसे भी हमको कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली निकल आएगा। ये हो गया। अब हम क्या करें, एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचे, ये तो अनंत विस्तार की है, ठीक है। तो हम क्या करते, देखो अगर यही समतल चादर हमारा थोड़ा सा छोटा होता, यहाँ पे कोई बिंदु P होता, तो अगर हम ऐसे इसको कवर करते हुए एक ऐसे बेलन खींच लेते तो ये पॉइंट भी उसके अंदर आ जाता और ये समतल चादर भी आ जाता कि नहीं आ जाता। तो उसी को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये समतल चादर हमारा अनंत विस्तार ना होके थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया और वही गॉसियन पृष्ठ इधर भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक गॉसियन पृष्ठ हमने क्या किया? ड्रॉ कर लिया या इमेजिन कर लिया, कल्पना कर लिया, ठीक है। अब देखो इस प्लस आवेश यानी ये जो समतल आवेशित चादर, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी। और ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव ds इधर इस साइड होगा, ds इसका, ठीक है। अगर इसका वक्र पृष्ठ पे ds लें तो यूनिट वेक्टर इस साइड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, इसके
ये वक्र पृष्ठ नहीं बल्कि क्या है, क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल अवयव डी एस किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर और क्षेत्रफल अवयव की डायरेक्शन इधर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री। ठीक है, आप देखिए, चलिए लिखिए। माना कोई अनंत विस्तार की एक समतल चादर है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, माना समतल चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तब सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज यानी कि कुल आवेश बटे क्षेत्रफल ए। ठीक है, तो यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा ए, सिग्मा ए। ठीक है, या ए की जगह पे अगर हम क्या करें, क्षेत्रफल को S मान लें। ठीक है, S, तो यहाँ पे सिग्मा S हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, S है, तो सिग्मा S। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखो, गॉसियन पृष्ठ के सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई दोनों अनुप्रच्छेदों से पहले निकालना है, इधर और इधर से। ठीक है, तो डी फाई ई इक्वल टू इधर से कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस, और प्लस इधर से भी कितना हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी एस। ठीक है, कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, तो कितना हो जाएगा, 2e ds। ठीक है, अब गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वक्र पृष्ठ से डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। जैसे ही आप cos 90 रखोगे तुरंत आ जाएगा 0। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, कितना है, 2e ds। यही इतना तो बच रहा है, इतना ही ना बच रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई ई इक्वल टू फाई ई अनुप्रस्थ वाला और प्लस फाई ई वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ वाला कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना है, 2e ds है। तो वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब फाई ई इक्वल टू, ई को बाहर ले आओ, 2e को, इंटीग्रेशन ds। तो इंटीग्रेशन ds करोगे कितना आ जाएगा, पूरा सरफेस का क्षेत्रफल, और पूरे सरफेस का क्षेत्रफल हमने कितना मान रखा है, s। ठीक है, या जो भी मानना हो आप। ठीक है, s या a, तो हम यहाँ पे s मान लेते हैं। कितना आ गया, कैपिटल S। ठीक है, ये हो गया फाई ई, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस के नियम से, तो गॉस का नियम भाई क्या कहता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से कुछ हमको देखने को मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर होगा। ठीक है, समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखो।
समीकरण 2 व 3 से। तो 2 व 3 से क्या मिल रहा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप है सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e ds, ठीक है। या ds कहाँ, कैपिटल एस आ रहा है, तो कैपिटल एस से कैपिटल एस आपका कैंसिल हो गया, आया कितना 2e इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये इंप्लाइज करेगा e इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यह है आपके किसी भी एक समान रूप से आवेशित समतल चादर। अब देखिए यहाँ पे इसके क्षेत्रफल की बात ही नहीं आई है, ठीक है, चाहे ये एल लंबाई का हो चाहे अनंत लंबाई का हो, लंबाई से इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, ना ही इसके क्षेत्रफल से, ठीक है। केवल फर्क किससे पड़ रहा है, इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व से, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व से। बात समझ में आ गई एकदम स्पष्टली। चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो ये हो गया, मिटा दें। चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल देखिए। पहला न्यूमेरिकल जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल का आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पढ़िए और बताइए कि क्या आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ज़रा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। बिल्कुल फार्मूले बेस पे न्यूमेरिकल है, ठीक है, ज़रा भी इधर उधर नहीं है। हाँ देखिए, पढ़ लिया आप लोगों ने पहला न्यूमेरिकल, अब हम भी पढ़ लें। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच में कितना बल लगेगा। अरे यार कितना सिंपल है, Q1 का मान दिया 2 × 10⁻⁷ कूलाम, Q2 का मान दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है, और इनके बीच की दूरी d = दे रखी है कितना 30 सेंटीमीटर। दूरी एक चीज़ आप याद रखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए दूरी हमेशा आपका मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, 100 से भाग कर लेंगे, यानी d = कितना हो जाएगा, अरे d या r जो भी लिखना हो, ठीक है। तो 30 × 10⁻² मीटर। फार्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁹, ठीक है। Q1 Q2 का मान, Q1 का मान 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ बटे r² का मान 30 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा 30 का वर्ग करोगे 30 का हो जाएगा 900 × 10⁻² का करोगे 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब 1 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पावर वाला काम कर लो, इधर बचा नीचे आपका 100, 10 की पावर कितना 9। देखिए जितने भी 10 की पावर है आधार सबका सेम है, आधार सबका सेम है, तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है a की पावर 3 गुणे a की पावर 5 गुणे a की पावर -6 गुणे a की पावर -9। अब देखिए आधार जिस पर घात होता है इसको बोलते हैं आधार, और ये आपका क्या होता है घात होता है, ठीक है, यानी ये पावर होता है। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो अगर आधार यानी कि बेस सेम है तो यानी a लिखो और उसके बाद पावर को साइन के साथ जोड़ दो। इसका साइन कितना है +3, इसका +5, इसका -6, इसका -9, ठीक है। जो आएगा वो टोटल इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना 9 6 15, 15 में से 8 गया कितना आ जाएगा 7, और जो बड़ा होगा साइन उसी का लगेगा, ठीक है। तो a की पावर -7, ये फाइनली इसका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो भाई, सबके पावर 3 दूनी 6 गुणे 10 की पावर पहले कितना है 9, फिर कितना -7 बटे, ठीक है। नीचे कितना है 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2,
ठीक है। तो इसको लिख लिया 10 की पावर 2 और गुणे 10 की पावर -4, ठीक है। आगे 6 इंटू यहाँ कितना हो गया, 7 7 14, 14 में से 9 गया 5, 10 की पावर -5 बटे नीचे यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 और -4, ठीक है। कितना आ गया 6 गुणे 10 की पावर -5 अपान 10 की पावर -2, ठीक है। अब ये जो 10 की पावर -2 नीचे है इसको आप ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाओगे तो पावर में कोई फर्क नहीं होगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और ये बीमा निकालते समय ही हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि कोई भी राशि अगर हम ऊपर से नीचे ले जाते हैं पावर वाली तो वैल्यू पूरी की पूरी वही जाएगी, बस पावर का साइन बदल जाता है, ठीक है। तो 6 इंटू 10 की पावर -5 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरीके से देखिए आपके बुक में जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी न्यूमेरिकल बिल्कुल फार्मूले बेस पर हैं, ठीक है। तो सभी न्यूमेरिकल आप ट्राई कीजिए पहले एक बार, और जब ना आए तब आप उसको पूछिए। खुद से अगर लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और खुद से लगाने के बाद अगर आप पूछते हैं तो कम से कम आपको ये पता होगा कि हाँ यहाँ पे मैंने गलती की थी जब मैं न्यूमेरिकल को बताना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये कि सबसे पहले आप लोग इसको ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर बताइए। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, ये भी बिल्कुल इसी पे है, सेम फार्मूला है, ठीक है। इसमें कह रहा है 0.5 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर एक अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में बल लग रहा है, ठीक है। अब क्या कर दिया, Q1 आपको दे दिया, Q2 नहीं दिया, ठीक है। आगे देखो बल F दे दिया, F भी आपको दे दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर बोल रहा है दोनों यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 कूलम हो, दूसरे गोले पर आवेश यानी Q1 भी दिया, अब Q2 भी दे दिया, ठीक है। और बल F दे दिया। आपसे पूछ क्या रहा है, R, दोनों के बीच की दूरी। तो आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से रिप्लेस करके, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे F, ठीक है। इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए, जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेना, ठीक है। बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे आ जाइए, सब क्वेश्चन छोड़ते हुए 10वें क्वेश्चन पे आ जाइए। 4 गुणे, सब क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूले बेस पे, ऐसे देख लो बीच बीच में। तो 4 गुणे 10⁻⁹ कूलाम मीटर, यानी कि ये द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया, ठीक है। कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। आपको थीटा बराबर भी दे रखा 30 अंश, P इक्वल टू भी दे दिया, कितना दिया भाई 4 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर, नहीं क्या सूर्य कूलाम मीटर, मात्रक कूलाम मीटर। E इक्वल टू कितना है 5 गुणे 10⁴ न्यूटन। ये बल दे दिया हुआ, सीधे सीधे वैल्यू रखो और सीधा सीधा आंसर, सीधे सीधे रखो सीधा सीधा आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, जो आवेशित गोलीय कोषों के क्वेश्चन आएंगे वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। केवल अनंत लंबाई के समतल आवेशित चादर तक ही आपके सिलेबस में है, तो यहीं तक ही लगाइएगा। बाकी सिलेबस में है लेकिन वो कोरोना की वजह से जो 30% सिलेबस रिड्यूज हुआ है उसी में वो हटा दिया गया, ठीक है। तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। तो सभी लोग न्यूमेरिकल को ट्राई करेंगे, और अगर कहीं पर भी नहीं आएगा तो पूछ लेना, और अगर नहीं पूछोगे तो हम ये मान के चलेंगे आप सभी को न्यूमेरिकल पहले चैप्टर के बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। और फिर हम कल आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। अगर आप कोई न्यूमेरिकल पूछते हैं तो उसको बताने के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पूछोगे तो फिर यही माना जाएगा कि आप लोग जो है सॉल्व कर लिए हैं, इसीलिए नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए,
और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर।